Hello student, welcome to my YouTube channel Shart Tutorial. Myself MD शाद अली एंड मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद। मैं इस चैनल को मैथमेटिक्स के लिए बनाया है ताकि बच्चों को ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से मैथमेटिक्स समझाया जा सके, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा हार्ड समझ लेते हैं। वैसे मैथमेटिक्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। बस उसे समझने की ज़रूरत होती है। एक अच्छा गाइड करने वाले इंसान की ज़रूरत होती है जो आपको अच्छे से मैथमेटिक्स समझा सके। अगर कोई इंसान आपको मैथमेटिक्स अच्छे से समझा सके तो आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। उसी मैथमेटिक्स को ईजी बनाने के लिए इस चैनल को बनाया गया है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मेरा फर्स्ट लेक्चर है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ताकि मैं कैसे मैथमेटिक्स को ईजी सॉल्व कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैथमेटिक्स एक इजी सब्जेक्ट है, उसे अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। मैथमेटिक्स कोई हाई फाई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे सारे सब्जेक्ट को आप इजी समझते हैं वैसे मैथमेटिक्स भी एक इजी सब्जेक्ट है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं मैथमेटिक्स को अच्छे से स्टूडेंट्स को समझा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर किया। क्लास 10th बोर्ड और क्लास 12th बोर्ड दोनों में मैथमेटिक्स में मैं 90+ स्कोर किया। तो मुझे ऐसा लगता है मैं मैथमेटिक्स को अच्छे से समझा सकता हूँ। तो आज हम लोग क्लास 10th के सिलेबस को देखेंगे। मुझे मालूम है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों को 10th के सिलेबस मालूम ही होंगे, क्योंकि वो 10th क्लास में आने से पहले ही सिलेबस देख लिया करते हैं कि क्या मुझे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मंजिल हमारा कहाँ है उसको जाने के लिए अगर मेरा रास्ता मालूम है कि हमको किस रास्ते से जाना है तो मेरा मंजिल आसान हो जाएगा, हमें वहाँ पे पहुँचना आसान हो जाएगा। इसी चीज़ को समझने के लिए, मंजिल को आसान करने के लिए हमें सिलेबस देखना जरूरी होता है ताकि हम समझ सकें कि आखिर हमको पढ़ना क्या है। मुझे लगता है कि अभी 10th क्लास के बहुत सारे बच्चे NCERTs अपना सॉल्व कर लिए होंगे पूरा। NCERTs कई बच्चों को ख़त्म भी हो गया होगा, लेकिन मैं शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, बच्चे उसे आसानी से समझ सके। क्योंकि मुझे लगता है अभी टाइम अच्छा खासा टाइम है, इसमें आप मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 90+ आप स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे कि आखिर मैथमेटिक्स में हमको पढ़ना क्या है, समझना क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। तो 10th क्लास के मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा रियल नंबर है। तो रियल नंबर में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। रियल नंबर को जब हम पढ़ेंगे तो ये देखेंगे आखिर रियल नंबर में क्या पढ़ना है। रियल नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और एक और बात ध्यान रखें, क्योंकि 10th क्लास का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। 10th क्लास का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो रिड्यूस इतना ज़्यादा नहीं किया गया है कि सिलेबस मतलब आधा हो गया। सिलेबस आधा नहीं हुआ, बस कुछ पोर्शन को काट लिया गया है, कुछ चैप्टर को यहाँ से काट लिया गया है। तो मुझे लगता है कि उनको छोड़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो मुझे लगता है उनको पढ़ लेना चाहिए। जैसे रियल नंबर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो हमारा थ्योरम था वहाँ से उसको हटा दिया गया है। तो मुझे लगता है उसको छोड़ देने से भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं छोड़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़ लेना ही अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो हम लोग उसे पढ़ेंगे। तो रियल नंबर में हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा को पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मेरा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो सारे उसको ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल का यूज़ क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन के पेयर को हम सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन आएंगे, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बारी आएगी तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। फिर हमारा जो 5 नंबर पे है अर्थमेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल। यहाँ पे आपको बहुत सारे थ्योरम्स मिलेंगे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम मिलेंगे, थेल्स थ्योरम मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे थ्योरम मिलेंगे जो कि थ्योरम आगे के क्लासेज में, यानी अब जब मैथमेटिक्स पढ़िएगा अपर क्लासेस में 11th में 12th में, तो वहाँ पे इन सारे थ्योरम्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इन सारे थ्योरम्स का यूज होता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका यूज कभी भी हो सकता है। क्योंकि जो क्लास हम लोग फर्स्ट में एडिशन पढ़े थे उसका यूज आज भी होता है, जो डिवीजन पढ़े थे उसका यूज आज भी होता है, जो मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे उसका यूज आज भी होता है। तो इसलिए मुझे लगता है मैथमेटिक्स के किसी भी पोर्शन को स्किप करना बेहतर नहीं होगा, सारे के सारे पोर्शन को पढ़ना होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स के एक अच्छी जानकारी के लिए हमें मैथमेटिक्स को स्किप नहीं पढ़ना होगा। उसके बाद करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका यूज भी बहुत होता है। क्लास 11 12 में IIT JEE का जब आप तैयारी कीजिएगा
तो इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है और यहाँ से इसका बेसिक शुरू होता है। तो हमको बेसिक को अच्छे से जानना होगा, इसलिए यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ना होगा। ये सच है कि इस बार 10th का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन हमें पढ़ना है। क्या दिक्कत है? अभी हमको पढ़ लेने से ज़्यादा फायदा रहेगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है, इसलिए हमें पढ़ना होगा। ये हो गया अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद। अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा आपको काम देगा, एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हमेशा काम देगा, चाहे आप फिजिक्स पढ़े या मैथमेटिक्स पढ़े, वहाँ पे आपको इसका यूजेस बहुत ज़्यादा दिखेंगे। क्लास 11th में जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर होता है, उसमें इसका बहुत ज़्यादा, यानी कि हर जगह इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, यहाँ से हमारे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत अच्छा खासा इसका यूज होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी कोई डिस्टेंस निकालना हो, किसी बॉल को फेंक रहे हैं, तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो फिजिक्स पढ़ना हो या मैथमेटिक्स पढ़ना हो, अगर अपर क्लासेस में आपको तैयारी करना है, आईआईटी जेईई या नीट का भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे इसका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हम देखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे किसी का हाइट निकाला जा सकता है, कैसे किसी का डिस्टेंस निकाला जा सकता है। यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम देखेंगे, मान लो कि यहाँ से कोई टावर है, यहाँ से टावर का डिस्टेंस क्या है, टावर का एंगल क्या है, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में देखेंगे। ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे तो इन दोनों चैप्टर का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। वैसे मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर का यूज अपर क्लासेस में होने वाला है। जब आप आईआईटी जेईई का तैयारी कीजिएगा, जब आप नीट का तैयारी कीजिएगा, वहां पे भी मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा खासा यूज होता है, क्योंकि फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का होना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स के बिना आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल को जो आप सॉल्व नहीं कर सकते तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के लगभग न्यूमेरिकल्स में ही बनते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में बनते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको मैथमेटिक्स का जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्किल। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आखिर सर्किल होता क्या है, सर्किल का क्या क्या एप्लीकेशन है, और कंस्ट्रक्शन। यहां से तो एवरी ईयर यहां से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको जानना भी जरूरी है। उसके बाद आता है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, यानी सर्किल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या उसके रूल्स हैं, क्या क्या उसके फॉर्मूलाज हैं, इस सारी चीजों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसी भी सरफेस का, किसी भी सर्किल का, सिलेंडर का, कोन का, इन सारी चीजों का, इन सारे का हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे एंड वॉल्यूम निकालेंगे इस चैप्टर में, और ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टैटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, और इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। इसका आगे भी यूज होता है, क्लास 11 12 में इसका यूज होता है। आईआईटी जेईई की तैयारी कीजिएगा तो यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं आईआईटी जेईई में। तो उसका बेसिक जो स्टार्ट होगा क्लास 10 से ही स्टार्ट होगा। तो क्लास 10 में अगर हमारा बेसिक्स क्लियर होगा तो हमें जब आगे पढ़ेंगे हम ये सब चैप्टर, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ पे हर साल क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी का क्या क्या यूज है ना। प्रोबेबिलिटी का आगे के क्लासेस में, जैसे हर बार मैं बता रहा हूं कि मैं आगे का फ्यूचर का भी बात कर रहा हूं कि आगे के क्लासेस में इसका क्या क्या यूज है। तो आगे के क्लास में इन सारे चैप्टर्स का यूज होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका तो बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे वहां पे इक्वेशन हमारा आएगा ही, है ना। तो इन सारे चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। तो इन सारे चैप्टर्स को पढ़ना जरूरी है। ये सच है कि कुछ पोर्शन कटा हुआ है 10th क्लासेस के सिलेबस में, कुछ पोर्शन रिड्यूस हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन पोर्शन को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उन पोर्शन को कवर करने के लिए। तो उस पोर्शन को हम क्यों छोड़े, उस पोर्शन को छोड़ना बेहतर नहीं है। तो पढ़ लेने से कोई नुकसान नहीं है। तो पढ़ लेने से आपका फायदा होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप 10th क्लास के सारे सिलेबस को कवर किए हैं, आप 10th क्लास के सारे सिलेबस को कवर किए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, आखिर रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर से हम क्या समझते हैं। तो हम लोग मैथमेटिक्स के 10th क्लास के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम लोग देखेंगे, रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर को मैं समझता हूँ किसी भी चीज को समझने के लिए उसका स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर से समझते हैं तो ज्यादा बातें समझ में आती है। तो स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है।
तो रियल नंबर देखते हैं। तो रियल नंबर के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। रियल नंबर कहाँ से आता है? रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर। इन सारे चीजों के कॉम्बिनेशन से जो हमें नंबर मिलता है वो रियल नंबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर काउंटिंग्स के जितने नंबर, यूजुअली हम लोग कहते हैं काउंटिंग्स के जितने नंबर होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और काउंटिंग के जो भी नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू एन और इन्फिनिटी। ओके, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग के जितने नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं और जीरो को हम लोग जानते हैं ये जीरो होता है। तो द कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो को मिला देते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है वो क्या मिलता है? होल नंबर मिलता है। ओके, जीरो को अगर हम लोग नेचुरल नंबर में मिला देते हैं, नेचुरल नंबर काउंटिंग्स के सारे नंबर हुए, और जीरो का अगर इसमें हम लोग सिर्फ इंक्लूड कर देते हैं तो क्या होता है? जीरो एंड नेचुरल नंबर को मिलाने से जो नंबर मिलता है हमें होल नंबर मिलता है, और होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे होल नंबर होता है 0 1 2 3 अप टू एन। आया बात समझने? नेचुरल नंबर में जब हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो हमारा होल नंबर मिल जाएगा। अब निगेटिव इंटीजर, इससे पहले हम इंटीजर का बात करते हैं। इंटीजर को हम लोग यूजुअली जेड और आई से डिनोट करते हैं, दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर होता है -n डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू +n। आया बात समझ में? यानी निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड करने, यानी होल नंबर और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को मिलाने से हमें जो नंबर मिलता है, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर को मिलाने से हमें जो नंबर मिलता है वो क्या होता है? इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर होता है। और निगेटिव इंटीजर क्या होता है? निगेटिव इंटीजर की बात करें तो निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ही हमारा निगेटिव इंटीजर होता है। आ रही है बात समझ में ना? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ही हमारा निगेटिव इंटीजर होता है। तो निगेटिव इंटीजर क्या होगा हमारा? निगेटिव इंटीजर होगा हमारा -n डॉट डॉट -3 -2 एंड -1। इसका जो होगा, इसके बीच का जो हमारा होगा वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे? निगेटिव ऑफ इंटीजर, यानी निगेटिव इंटीजर होंगे। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ही हमारा निगेटिव इंटीजर कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन यानी कोई भी चीज जिसका पार्ट हो, जिसका फ्रैक्शन हो, जिसको पार्ट में बांटा हुआ है, जैसे 1/2 हमारा फ्रैक्शन होगा, यानी जिसका कुछ पार्ट हो, जिसका कुछ पार्ट हो। जैसे इसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, 4 पार्ट में डिवाइड किए, इसके एक पार्ट को हम लोग कलर कर दिए। ओके, तो ये क्या हो गया? 1/4 पार्ट में ये डिवाइड हुआ है, 1/4 पार्ट में ये डिवाइड हुआ है। तो ये फ्रैक्शन को डिनोट करने का तरीका है कि जिसका कोई भी पार्ट हो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद जो बात आता है वो आता है रेशनल एंड इरेशनल का बात आता है। तो रेशनल को समझने के लिए डिफिनेशन ये होता है, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी p/q के फॉर्म में जिन नंबर को लिखा जा सके वो रेशनल नंबर होते हैं, वेयर q इज इक्वल टू नॉट 0, यानी q 0 के बराबर नहीं हो सकता, एंड p एंड q दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, तो को प्राइम होना चाहिए। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर है जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और एंड q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q 0 के बराबर नहीं हो, और p और q क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर क्या होगा? सिंपल सी बात है, जो नंबर p/q के रूप में लिखा जा रहा है, p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, वो रेशनल नंबर हो रहा है। तो रेशनल नंबर वो नंबर होंगे जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके वो इरेशनल नंबर होंगे, एंड जो जिसे p/q के फॉर्म में लिखे जा सके उन्हें रेशनल नंबर हम लोग कहते हैं। और इन सारे के कलेक्शन से जो नंबर मिलते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। तो रियल नंबर इन सारे नंबर्स का कलेक्शन होते हैं, इन सारे का कलेक्शन होते हैं रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर। इन सारे से हमारा रियल नंबर आता है। तो उम्मीद है आप रियल नंबर को अच्छे से समझ गए होंगे, आखिर रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, यह हमें उम्मीद है। तो आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड रियल नंबर को, आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे रियल नंबर चैप्टर को। तो अभी
हम लोग इतना ही देखेंगे कि रियल नंबर को हमें उम्मीद है आप लोग रियल नंबर को समझ गए होंगे। तो आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रियल नंबर चैप्टर के आगे के पोर्शन को, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड जो भी उसके पोर्शन होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आपको ये अच्छा लगा हो मेरा लेक्चर एंड मेरे टीचिंग स्किल में अगर कोई और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उम्मीद है मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें कि क्या क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ एंड और कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो मैथमेटिक्स के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर मेरी बात आप लोग को अच्छी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और एज मच एज पॉसिबल हो तो स्टूडेंट्स तक को शेयर भी कीजिए। जितने भी स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए। और इस चैनल पे आपको रेगुलरली मैथमेटिक्स के, अभी 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुका है, तो 10th के मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, यहाँ पे मैं लाइव आऊँगा तो आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाएगा। सी यू, बाय बाय, आगे के लेक्चर में मिलते हैं।